एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक आपका है इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जब आप मल्टीपल कंट्रीज के साथ में बिजनेस करते हैं। ऑब्वियसली जब हम इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं तो उसमें आप बिजनेस करोगे दो या दो से ज़्यादा कंट्री में, तो क्या करते हैं कि वो कंट्रीज मिलकर आपस में एक यूनियन बना लेते हैं। यूनियन बनाने से उन्हें हेल्प क्या होती है? उनको मिल जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? आप किसी कंट्री में जब जाते हो तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं, बट अगर आप किसी कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हो तो उसके अंडर आपको कुछ डिस्काउंटिंग मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चले इंडिया बिजनेस कर रहा है विद पाकिस्तान एंड इंडिया बिजनेस कर रहा है विद बांग्लादेश, दोनों ही इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, और मान लीजिए कि इंडिया है ना, दोनों ही कंट्रीज को राइस एक्सपोर्ट करता है। इंडिया पाकिस्तान को भी राइस एक्सपोर्ट करता है, इंडिया बांग्लादेश को भी राइस एक्सपोर्ट करता है, बट क्योंकि हमारे बांग्लादेश के साथ में टर्म्स अच्छे हैं, हम उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके बैठे हैं, तो हम उन्हें जब एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज हम उनसे कम लेंगे। वेरेस क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है तो हम उनसे इम्पोर्ट ड्यूटीज ज़्यादा लेंगे। तो हो सकता है कि हम बांग्लादेश को जो राइस सेल कर रहे हैं वो हो सकता है कि हम 40 रुपीज़ पर केजी सेल कर रहे हो, और हो सकता है पाकिस्तान को वही सेम चीज़ हम 60 रुपीज़ पर केजी सेल कर रहे हो। तो अगर आपके किसी कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छे हैं और आप उनसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो तो आप उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, ताकि दोनों ही कंट्रीज़ को उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सके, ताकि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ उसमें पे ना करने पड़े। बट इसके कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मेजर आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट इसके साथ साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं आपको। वो सभी के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इस चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि वो कब एस्टैब्लिश हुए थे, कौन सी कंट्रीज उसको पार्टिसिपेट करती हैं और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला एग्रीमेंट है नाफ्टा, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी 3 इकोनॉमी कौन सी हैं? एक है यूएसए, दूसरी है कनाडा और तीसरी है मेक्सिको। सो इनिशियली जब नाफ्टा स्टार्ट हुआ था, या नाफ्टा का जब ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, दैट वाज इन जनवरी 1, 1994। तो इसमें मेजर जो 2 मेन इकोनॉमीज थी, दैट वाज यूएसए एंड अनदर वाज कनाडा। दोनों ही डेवलप्ड इकोनॉमीज थी। अगर आपने कभी ज्योग्राफिकली देखा हो तो कनाडा जस्ट अबव आता है यूएसए, तो उनके बीच में ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मतलब जैसे आप इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हो, आप कहीं पे भी अपनी आपको मान लीजिए आप एमपी में रहते हो, आपको जॉब महाराष्ट्र में करना है तो आप इजीली जा सकते हो, आपको वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से यूएसए और कनाडा के बीच में स्टार्ट हुआ था नाफ्टा एग्रीमेंट, जिसके बीच में आप प्रोडक्ट्स, गुड्स, सर्विसेज, इवन आप पीपल को भी इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में अलाउड था। कोई भी आपको वहाँ पे स्पेशली परमिशन नहीं लेनी पड़ती है दूसरी कंट्री से। बट लेटर ऑन उन्होंने मैक्सिको को भी इसमें ऐड किया। अब मैक्सिको को ऐड करने के पीछे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एक्चुअली अगर आप यूएसए और कनाडा को देखोगे तो दोनों ही डेवलप्ड इकोनॉमी है, बट अगर आप मैक्सिको को देखोगे तो वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। अब ऑब्वियसली अगर आप एक डेवलपिंग इकोनॉमी के सिटीजन हो तो आप चाहोगे कि मैं डेवलप्ड कंट्री में चले जाऊं, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली आपके अर्न करने के, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे, आप वहाँ पे रह के ज़्यादा कमा सकते हो। तो काफ़ी लोग इलीगली माइग्रेट करके चले जाते थे यूएसए और कनाडा, स्पेसिफिकली यूएसए में, क्योंकि उनकी बाउंड्री शेयर होती हैं। तो लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, अमेरिका और कनाडा ने नाफ्टा में ही मैक्सिको को ऐड कर लिया, ताकि वो अलाउ कर पाए, मतलब जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा था उसको वो लीगली माइग्रेट कराना चाहते थे। और वो चाहते थे कि जो मैक्सिको से जो इंटेलिजेंट लोग आ रहे हैं, जो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है, हम उसको अलाउ कराने के लिए, और वो इलीगली हमारी कंट्री में एंटर ना करें। सो दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव टू अलाउ मैक्सिको इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन। अदर ऑब्जेक्टिव्स वर, फर्स्ट वॉज बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। अब आप अगर आप सिर्फ कनाडा में रहते हो, कनाडा की पॉपुलेशन बहुत कम है, बट अगर आपको आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, उनको अपने सेल्स को इंक्रीज करना है, तो उनको सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में नहीं रहना है। फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि वो कनाडा से यूएसए में भी सेल कर सकते हैं, फिर वो यूएसए से मैक्सिको में भी सेल कर सकते हैं। अब आपको नाफ्टा के अंदर फायदा क्या हो जाता है कि जिस प्राइस पे आप अपनी कंट्री में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसी प्राइस पे आप दूसरी कंट्रीज में भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। प्लस आपको वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही मिल जाता है, और आपको ज़्यादा वॉल्यूम में सेल करने के लिए ज़्यादा लोग मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस प्राइस।
अब आप प्राइस कैसे रिड्यूस कर सकते हो? मान लीजिए कि है ना यूएस में अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो हो सकता है आपको कंपैरेटिवली महंगी पड़े, क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा महंगा है। बट अगर आप सेम फैक्ट्री लगाओगे मैक्सिको में, क्योंकि मैक्सिको में आपको मिल जाएगा चीपर ह्यूमन रिसोर्स एज कम्पेयर टू यूएसए एंड कनाडा, तो आप है ना सस्ते में प्रोडक्ट बना सकते हो बिकॉज आपका ह्यूमन रिसोर्स आपको अवेलेबल हो रहा है चीपर प्राइस पे। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यूएसए इज हम सभी को पता है कि वेस्टर्न में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, एंड यूएसए हैज बीन द पायनियर ऑफ इट, कि सबसे ज़्यादा डेवलप करने वाला, सबसे ज़्यादा डेवलप होने वालों में से एक नेशन है वो। बट अगर हम कनाडा और मैक्सिको की बात करें तो उसमें ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ नहीं था। तो नाफ्टा से कनाडा और मैक्सिको को ये फ़ायदा हो गया कि बाय यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑफ यूएसए, मतलब ऑब्वियसली जब कोई एक डेवलप्ड नेशन होता है तो डेवलप्ड नेशन के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, स्पेसिफिकली उनको पता होता है कि हमें इंडस्ट्रीज किस तरीके से बनानी है, तो टेक्नोलॉजी से उन्होंने हेल्प किया मैक्सिको को भी और कनाडा को भी, तो उससे तीनों ही कंट्रीज अब एक साथ मिलकर डेवलप कर पा रही हैं अंडर NAFTA. Now coming on to the next agreement, that is AFTA. AFTA is Asian Free Trade Agreement. Asian Free Trade Agreement जो हुआ था वो जनरली स्टार्ट हुआ था साउथ एशिया से, जिसमें ज़्यादा कंट्रीज़ ने इनिशियली पार्टिसिपेट नहीं किया था बिकॉज ऑब्वियसली हम सबको पता है कि साउथ एशिया में किस तरीके की पॉलिटिक्स है, ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं है, उस वजह से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इट वॉज स्टार्टेड इन September 1, 1994। ऑब्वियसली नाफ्टा के कुछ महीनों बाद ही आफ्टा स्टार्ट हो गया था, और इसके ऑब्जेक्टिव थोड़े लिमिटेड से, जैसे कि पहला था इनफ्लो ऑफ एफडीआई। अगर हम आफ्टा की बात करेंगे तो एशिया में कोई भी साउथ एशिया में कोई भी उस टाइम पे डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं थी, तो इकोनॉमीज को डेवलप करने के बाद सारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज को हेल्प कौन करेगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ की एशिया की कंट्रीज क्या चाहती थी कि सिर्फ हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आए, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, और लोग बाहर से आके, मतलब यूरोप के लोग आके, अमेरिका के लोग आके या कनाडा के लोग आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें या फिर हमारी नेबरिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करें, ताकि हम एक साथ ग्रो कर पाएँ। नेक्स्ट वॉज फ्री ट्रेड एरिया। ऑब्वियसली जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू प्रोवाइड फ्री ट्रेड एरिया, जिसके अंडर उनको 0.5% से लेके 20% तक का डिस्काउंट मिलता है अगर आप आफ्टा के मेंबर हो तो। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू एशियन कंट्रीज। अब एशियन भी नाम से समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली एशियन कंट्रीज का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें कि हम स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे। अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज आती हैं? जिसमें आता है सिंगापुर, जो कि लीड करता है इन सारी कंट्रीज को। नेक्स्ट इज ब्रुनेई, नेक्स्ट इज मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया। इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया नहीं है, 2 इंडिया। ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 1992 में, तब ये 6 मेंबर्स है। आज ये काफ़ी बड़ा मेंबर ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, एंड एशियन अब कन्वर्ट हो चुका है सार्क में। अब सार्क जो है वो एशियन का ही आगे जाके बढ़ गया था, और इसमें कुछ कंट्रीज ऐड हो गई थी। ऑब्वियसली ये सारी कंट्रीज जो थी वो सब डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, और अगर हम करंट डे पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ही छोटी इकोनॉमी बनाता है। मतलब साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम सिंगापुर के अलावा देखें तो कोई भी बहुत बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमी यहाँ पे नहीं है। वैसे अगर हम सार्क में बात करेंगे तो सार्क का जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है दैट इज ऑब्वियसली इंडिया, बट इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज इसमें आती हैं, जैसे कि इसमें आएगा पाकिस्तान, इसमें आएगा बांग्लादेश, इसमें आएगा भूटान, इसमें आएगा मालदीव्स, इसमें आएगा श्रीलंका। सो बेसिकली इंडिया के जितने भी सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो सारे सार्क के मेंबर्स हैं, बट क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के ज़्यादा अच्छे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस नहीं है, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सभी के लिए इक्वली नहीं होता है। अगेन जैसे आफ्टा में था 0.5 से 20% तक का डिस्काउंट दिया जाता है, सो वो भी एक बहुत बड़ा मार्जिन आता है। तो सिमिलरली सार्क में हम पाकिस्तान को बिल्कुल भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एडवांटेज नहीं देते हैं, डिस्काउंटिंग नहीं देते हैं। ऑन दी अदर हैंड जैसे हमारा बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, हमारे श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, हमारे भूटान के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो हम उनके साथ में काफ़ी सारे डील्स करते हैं अंडर सार्क। अब सार्क का फॉर्म हुआ था इन अगस्त 1993, जस्ट आफ्टर एशियन वॉज फॉर्म्ड। अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? फर्स्ट वॉज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, ऑब्वियसली काफ़ी सारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज थी। मतलब अगर हम 1993 बात करें तो इंडिया में LPG जस्ट लागू हुआ था। मतलब 1991, 1992 जब इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिप्राइव हो गई थी, और बाकी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनकी भी इकोनॉमी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना इनका मेजर ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट वॉज इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट।
इंडिया को तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में कितना ज़्यादा वेरीड या फिर डाइवर्स कल्चरल ग्रुप या सोशल ग्रुप्स हैं, बट सिर्फ ये स्टिक नहीं करता इंडिया के ऊपर। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका भी कल्चर और सोशल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। तो हम पूरे चाहते थे कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ये 6 इकोनॉमीज़ पावर बन पाएँ एशिया की, और आगे जाके हमारा कल्चर और हमारे सोशल ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा डेवलप करा पाएँ। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज। अब जैसे हम एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो इंडिया के वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बट क्या भूटान की अगर हम बात करें, क्या भूटान के भी सेम तरीके के रिलेशंस हैं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अगर हम जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया इज़ 5th इन द टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो हम इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं, पॉपुलेशन वाइज भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग वाइज भी हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिसोर्सेज सप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरेज अगर हम कंपेयर करें भूटान को, तो क्योंकि भूटान एक लैंड लॉक कंट्री है तो उसके पास में पोर्ट्स नहीं है, वो दूसरी कंट्रीज के साथ में ईजिली ट्रेड नहीं कर पाता, तो उसमें फिर इंडिया उसको हेल्प करता है। सो बेसिकली यहाँ पे जो कोऑपरेशन की बात हो रही है वो ऐसी बात हो रही है कि कुछ जैसे इंडिया भूटान को हेल्प कर सकता है, बांग्लादेश भूटान को हेल्प कर सकता है। जैसे कि हम अभी रिसेंट टाइम्स हम नेपाल और भूटान हम इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने वाले हैं, तो ये सब हम सब किसके अंडर करेंगे? अंडर सार्क। तो ये अलग अलग आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव आते हैं, बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट द फ्री ट्रेड एरिया, कि आप डिस्काउंट करोगे उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज में। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।